इस तरह से अरस्तु ने जो चौथी चीज दी वो लोकमत और परंपराओं के महत्ता का उन्होंने प्रतिपादन किया। उसके बाद अगली चीज उन्होंने दी, आगे बात करते हैं नंबर 6, छठी चीज उन्होंने क्या दी, राजनीति विज्ञान को, राजनीति विज्ञान पर आर्थिक प्रभाव की विवेचना। राजनीति पर राजनीति पर आर्थिक परिस्थितियों की विवेचना। उन्होंने बहुत से मुद्दा उठाया अरस्तु ने कि राजनीति पर कुछ आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं और आज के युग में आधुनिक जो शासन व्यवस्था होती है उनमें के आर्थिक परिस्थितियाँ हमें विशेषकर देखने को मिलती हैं। आज के युग में हम बात करते हैं तो ये परिस्थितियाँ विशेष रूप से हमें नज़र आती हैं। राजनीति विज्ञान पर कि धन का जो दबदबा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। धनी लोगों का आज की राजनीति में बहुत ज़्यादा प्रवेश हो गया है। जिस व्यक्ति के पास अधिक धन होता है वो आसानी से टिकट भी प्राप्त कर लेता है, अपने धन बल के हिसाब से वो चुनाव भी जीत लेता है। तो राजनीति पर बहुत ज़्यादा आज धन है वो हावी हो गया है। तो इसके संबंध में भी अरस्तु ने विवेचना की बहुत पहले ही कि राजनीति पर आर्थिक परिस्थितियाँ प्रभाव डालती। उन्होंने कहा है कि संगठन और कार्यों पर आर्थिक शक्तियों के प्रभाव को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना है। वो इस सत्य का प्रतिपादन करते कि संपत्ति की विषमता होती है, जो संपत्ति की विषमता होती है वो क्रांति को जन्म देती है। उसको जन्म देती है संपत्ति की विषमता, क्रांति को। यानी कि एक साइड में जो अमीर लोग रहेंगे, दूसरी साइड में गरीब लोग रहेंगे और इनके बीच ये अंतर बढ़ता चला जाएगा और इसी अंतर से क्या उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा इनमें आपस में एक दूसरे के प्रति। और ये तनाव फिर किसके रूप में बढ़ करके सामने आता है, क्रांति के रूप में। तो एक तो ये अरस्तु के समय के हिसाब से ये राजनीति पर प्रभाव डालता है, जो संपत्ति की विषमता होती है वो। इसके साथ साथ संपत्ति की जो निर्धनता के चरम का अभाव, इस वजह से जब हो जाता है तो क्रांति जन्म लेती है और ये क्रांति इस रूप में आ जाती है कि राज्य इस संपत्ति की विषमता के कारण राज्य का कई बार पतन हुआ है और पतन हमें देखने को मिल सकता है यदि जो राज्य के अंदर जो अमीर और गरीब के बीच जो विषमता पाई जाती है संपत्ति के आधार पर। और आज के युग में तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आधुनिक युग में हम देखते हैं तो संपत्ति की जो विषमता है ये सीधा कारण बन रहा है। यानी कि जो लगातार आंदोलन होते हैं या अनेक प्रकार के राज्य में विद्रोह होते हैं वो किस वजह से होते हैं, या तो ये कहीं भी सरकार रोजगार नहीं दे रही है, या किसानों को उचित लाभ नहीं मिल रहा है, या मजदूरों को कंपनी से निकाल दिया गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आंदोलन होते रहते हैं। तो इसलिए ये जो आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं ये राज्य पर 100% प्रभाव डालती हैं। इसकी विवेचना अरस्तु ने अपने समय में अपने हिसाब से की थी। हालांकि आज की जो आर्थिक परिस्थिति है, आज धन बल जो है वो राजनीति पर जो प्रभाव डालता है वो अलग ढंग से डालता है, लेकिन प्राचीन रूप में जो अमीर और गरीब के बीच जो अंतर था और वो विषमता थी, उस वजह से उनमें तनाव उत्पन्न होता था जो क्रांति को जन्म देता था। आगे बात करते हैं, आगे उन्होंने क्या दिया है राजनीति विज्ञान को अरस्तु ने। शासन के विभिन्न अंगों की सुस्पष्ट विवेचना।
शासन के विभिन्न अंगों की सुस्पष्ट विवेचना। देखिए शासन के अंग, शासन के अंग कहें या इनको हम सरकार के अंग कहें, इनकी विवेचना इन्होंने बहुत पहले कर दी थी, क्योंकि आज के युग की बात करते हैं। आज सरकार के कितने अंग होते हैं? पहला अंग कौन सा होता है? विधायिका होता है, ठीक है भाई। दूसरा अंग कौन सा होता है सरकार का? कार्यपालिका होता है। और तीसरा अंग क्या होता है सरकार का? न्यायपालिका होता है। ये आधुनिक जो शासन व्यवस्थाएं होती हैं, आधुनिक शासन व्यवस्थाओं के अंग हमें ये देखने को मिलते हैं। ये जो 3 अंग लिखे हुए हैं, ये आधुनिक शासन व्यवस्थाओं के अंग हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अरस्तु के द्वारा जो शासन के अंगों की विवेचना की गई थी, वो भी लगभग कुछ इसी तरह की थी, इनसे अलग नहीं थी, इसी तरह की थी। उन्होंने जो विवेचना की थी, उन्होंने एक कहा असेंबली, विधायिका को उसने किसके रूप में प्रकट किया? असेंबली के रूप में। ये बन गई भाई असेंबली, विधायिका। ये बन गई मजिस्ट्रेसी, और ये बन गई ज्यूडिशरी। और ये किसके द्वारा दिए गए हैं? ये तीनों अरस्तु के द्वारा। ये जो तीनों हैं, इनका प्रतिपादन अरस्तु ने किया था। तो भाई देख लीजिए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। आधुनिक सरकार के अंगों की तरह असेंबली अर्थात विधायिका, कार्यपालिका मजिस्ट्रेसी और न्यायपालिका जुडिशरी। अब इनको इंग्लिश में से हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग कुछ इसी तरह के इनका हिंदी रूपांतरण हमें दिखाई देगा। तो ये जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, आधुनिक रूप से इसका जनक भी कौन माना जाता है? अरस्तु। यानी कि आधुनिक जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, आधुनिक जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, आधुनिक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया? ये अरस्तु। किसने दिया? ये अरस्तु ने दिया। तो इस प्रकार से शासन के विभिन्न अंगों का सुस्पष्ट विवेचन सबसे पहले किसने किया? अरस्तु ने। और जो आधुनिक शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत जो हमें दिखाई दे रहा है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में, ये भी किसके द्वारा किया गया है? अरस्तु के द्वारा ही किया गया है, अरस्तु ने ही किया है। उसके बाद अगला आता है लास्ट, अरस्तु के द्वारा राजनीति विज्ञान को उनकी जो लास्ट देन है वह है मध्यम मार्ग का सिद्धांत। मध्यम मार्ग का सिद्धांत क्या होता है भाई? ये मध्यम मार्ग का सिद्धांत, देखिए अरस्तु द्वारा जो प्रतिपादित मध्यम मार्ग का सिद्धांत है, जो आजकल अमेरिका में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है अवरोध और संतुलन का सिद्धांत। अवरोध और संतुलन का सिद्धांत ये अमेरिका की शासन व्यवस्था में अपनाया जाता है। इसको या तो आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ा देंगे इसको, कि मध्यम मार्ग का सिद्धांत कहें या इसको शक्ति अवरोध और संतुलन का सिद्धांत कहें। इसका जो प्रतिपादक है ये भी अरस्तु ही माना जाता है। ये क्या होता है कि जो जिस प्रकार से हमने अभी पढ़ा था, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनके बीच में आपस में शक्तियों का जो वितरण किया गया है, शक्तियों का जो वितरण है वो किस प्रकार से है कि न तो एक दूसरे में अवरोध उत्पन्न करते हैं
और इनका आपस में संतुलन भी बना रहता है। तो इस प्रकार से जो ये शक्ति संतुलन का सिद्धांत है या मध्यम मार्ग का सिद्धांत है या अवरोध या संतुलन का सिद्धांत है, ये किसने दिया? अरस्तु ने दिया। तो इसका प्रतिपादक भी कौन माना जाता है? अरस्तु ही माना जाता है। और इसके संबंध में तो जो राजनीतिक विचारक है कैटलिन, उन्होंने मध्यम मार्ग का दार्शनिक भी कहा है। अरस्तु को मध्यम मार्ग का दार्शनिक, मध्यम मार्ग का दार्शनिक कहा है अरस्तु को। और किसने कहा है? ये कैटलिन ने। कैटलिन ने कहा है मध्यम मार्ग का दार्शनिक अरस्तु को। और किसने कहा है? उन्होंने जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया है। तो इस तरह से आज इस टॉपिक में यहाँ पर अरस्तु समाप्त होता है। अगले जो वीडियो आएगा, अगला जो अपना टॉपिक